नमस्कार, आप उत्तराखंड देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ ऋतुश्री पधारिया। नजर डालेंगे उत्तराखंड की तमाम और अहम खबरों पर। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में प्रतिभाग करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि हमें अपेक्षा है कि आप बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और पिछले प्रदर्शन से आगे बढ़ते हुए एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। साथ ही सीएम धामी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। अपनी योग्यता, क्षमता, दक्षता और जो आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उस प्रशिक्षण से निश्चित रूप से मेरे मन में कोई संशय नहीं है कि आप लोग अपना बेस्ट देने का काम करेंगे और देवभूमि उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। भाइयों बहनों, हमारा 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 अक्टूबर को किया जाएगा। और हम सब जानते हैं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद किस प्रकार से खेलों का, खिलाड़ियों का प्रोत्साहन हुआ है, उनका उत्साहवर्धन हुआ है और किस प्रकार से वो स्वयं व्यक्तिगत रुचि लेकर कि जो खिलाड़ी हमारे विभिन्न विभिन्न खेलों में भाग लेकर आए, उनका उन्होंने समारोह आयोजित किया। जब खिलाड़ी खेलने जाते हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम लोगों ने भी सोचा कि आप सब लोग खेलने जा रहे हैं तो आप सबका एक समारोह यहाँ पर होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने ये परिपाटी देश के अंदर शुरू करी है कि जब हमारे खिलाड़ी खेलने जाते हैं तो भी उनका समारोह होता है, जब खेल कर आते हैं तब भी समारोह होता है, जीत जाते हैं तो समारोह होता ही होता है, अगर थोड़ा पीछे रह जाते हैं तो भी समारोह होता है, तो भी उनसे बात करते हैं। ये देश के अंदर पहली बार उन्होंने शुरू किया है और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि हमारे ओर से राष्ट्रीय खेलों में इस बार गोवा में आयोजित होने वाले इस पूरे खेल में, इस राष्ट्रीय खेल में 240 सदस्यीय टीम हमारे यहाँ से जा रही है, जिसमें 177, इतना ही है ना अभिनव जी, 177 बीजेपी से किच्छा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने उन्हीं की पार्टी के तमाम नेता आजकल अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। पूरा मामला किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के जन्मदिन को लेकर है। दरअसल बीते दिनों बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के जन्मदिन पर पूरे नैनीताल संसदीय क्षेत्र, उधम सिंह नगर जिला और नैनीताल जिले में उनको बधाई देने के लिए होल्डिंग, बैनर और पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें उनके जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के तमाम नेताओं की फोटो लगाकर उन सभी की ओर से उनको बधाई दी गई थी। लेकिन इन सब को लेकर हल्द्वानी में लगे पोस्टर और बैनरों में उनकी फोटो के साथ कई अन्य नेताओं की फोटो लगाए जाने को लेकर उन नेताओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने उनकी अनुमति के बगैर अपने जन्मदिन की बधाई पर होल्डिंग लगा कर और पोस्टरों पर उनकी फोटो लगा दी है, जबकि उनको इसको लेकर पूछा तक नहीं गया, जो गलत है। नैनीताल जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रदीप बिष्ट ने राजेश शुक्ला की ओर से अपने होल्डिंग पर अपनी फोटो लगाने पर कड़ी नाराजगी जताई है और इन सब के लिए पूर्व विधायक ने अपनी गलती मानते हुए माफी तक मांग ली है। और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी संगठन के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी चंदन बिष्ट ने भी पूर्व विधायक की ओर से कार्यकर्ताओं नेताओं की बिना अनुमति और जानकारी के उनकी फोटो लगाने को लेकर आपत्ति जताते हुए अपनी नाराजगी दिखाई। देखिए, इस पर मेरा किसी के बारे में कोई कमेंट करना उचित नहीं है, लेकिन जब भी कोई ऐसी बातें होती हैं तो संबंधित व्यक्तियों की इजाज़त लेनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी करे, अगर मैं ही डालता हूँ कोई, मैं किसी के बारे में कहना नहीं चाहता हूँ, ये स्वतंत्र है कोई किसी के बारे में। अगर कोई ऐतराज़ करता है मेरी चीज़ क्यों डाल दी तो उस समय बुरा लगता है, तो ऐसी स्थितियों से हमको बचना चाहिए। जैसा कि मेरे भी संज्ञान में आया है कि राजेश शुक्ला जी ने अपने जन्मदिन के पोस्टर हल्द्वानी विधानसभा में पहली बार लगाए हैं। इससे पूर्व भी उनका जन्मदिन उन्होंने मनाया होगा शायद। मैं समझता हूं कि शायद ये कुछ राजनीतिक अपने
इच्छा को जाहिर करने की वजह से उनने हल्द्वानी विधानसभा में सभी कार्यकर्ताओं का उपयोग करते हुए कुछ यहाँ पे होर्डिंग्स लगाए हैं, जो कि सरासर गलत है। और कार्यकर्ताओं ने मेरे द्वारा भी और संबंधित वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी इस संबंध में अपनी आपत्ति व्यक्त की है, और जो उन्होंने ऐसा किसी की अनुमति लिए बगैर उन चित्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए था। अपने राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए कार्यकर्ताओं का दुरुपयोग 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने इन राज्यों में बेहतर चुनाव प्रबंधन के उद्देश्य से अन्य राज्यों से भी अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है, जिसके तहत उत्तराखंड के कई वरिष्ठ नेताओं को राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलग-अलग जनपदों में चुनाव प्रबंध की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही पार्टी आलाकमान की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत कई वरिष्ठ नेताओं को राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों की जिम्मेदारी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पार्टी के निर्देश अनुसार जिन कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को चुनावी प्रबंधन का बेहतर अनुभव है, उन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इन राज्यों में पार्टी के चुनाव प्रबंधन के लिए चुनावी प्रदेशों में भेजा जाएगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब भी देश भर में विभिन्न राज्यों में चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रदेशों से चुनावी राज्यों में चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से भेजा जाता है। और हमारे उत्तराखंड से राजस्थान, मध्य प्रदेश में हमारे वरिष्ठ नेतागणों की पहले से ही उनको जिलों की जिम्मेदारी वहाँ दी गई हैं। हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी वहाँ पर पूरे एक संभाग की जिम्मेदारी को देख रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी और अन्य कई लोग वहाँ पर पहले से ही चुनाव में लगे हुए हैं। और आगे चुनाव नजदीक आने पर भारतीय जनता पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को, चाहे हमारे प्रदेश स्तर के नेता हों या जिन्होंने विभिन्न राज्यों में चुनाव में काम किया है, ऐसे अनुभव जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे लोगों को हम उन राज्यों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में भेजने जा रहे हैं। देहरादून के एमएलए ट्रांजिट हॉस्टल में विधायकों के आवास आवंटन को लेकर कई तरह की अनियमितताएं सामने आई है। यहां कई पूर्व विधायकों ने अभी तक आवास खाली ही नहीं किए हैं, तो वहीं कई विधायकों को 2-2 आवास आवंटित हो रहे हैं। यही नहीं, प्रदेश के कुछ कैबिनेट मंत्रियों को तो एमएलए ट्रांजिट हॉस्टल में आवास दिए गए हैं। वहीं इस मामले में बीजेपी विधायक खजान दास ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे गंभीर मामला बताया है। उन्होंने कहा कि इस पर विधानसभा को निर्णय लेना चाहिए। बता दें कि प्रदेश के सभी 70 विधायकों के लिए एमएलए ट्रांजिट हॉस्टल के आवास मुहैया कराए गए हैं। साथ ही ऐसे कमरे भी हैं जो आगंतुकों और विधायकों के नजदीकी लोगों को आवश्यकता अनुसार दिए जाते हैं। जिन विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, उन्हें अलग से आवास भी मुहैया कराए जाते हैं। बावजूद इसके कई मंत्रियों के पास एमएलए ट्रांजिट हॉस्टल में भी आवास आवंटित है और कई पूर्व विधायकों ने तो अभी तक आवास खाली नहीं किए हैं। इस मामले में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने इसे विधानसभा की प्रॉपर्टी बताते हुए कहा कि विधानसभा को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में बीजेपी सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रही है। देखिए, ये विषय थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि 70 विधायक हैं, 70 फ्लैट्स वहाँ पे बने हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी बने हैं, जिसमें विधायकों के गेस्ट जब अन्य जनपदों से आते हैं या उनके क्षेत्र से आते हैं तो उनको रहने के लिए व्यवस्था वहाँ पर की जाती थी। किंतु आज जिस प्रकार से आपने कहा है कि कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा किराए पर लिए हैं, यानी कि 100 रुपये पर डे के हिसाब से वो किराए देते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को इसमें चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। संपत्ति विभाग ने कई बार नोटिस भी दे रखा है, लेकिन उसके बावजूद विधायकों के जो साथी हैं वो कब्जा हटाने से बाज नहीं आ। देखिए, कुल मिलाकर के कब्जा वाली कोई बात ही नहीं है और कब्जा नहीं होना चाहिए। ये संपत्ति विधानसभा की है और विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी और विधानसभा के सचिव को इस बात की चिंता भी करनी चाहिए और जिसने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है वो तुरंत वहां से उनको छोड़ना चाहिए। देखिए, जो विधायक हॉस्टल है वो राज्य संपत्ति विभाग की संपत्ति है और वहां पर राज्य के चुने हुए विधायकों को आवास आवंटित होते हैं और जो खाली आवास है वहां पर जो है गेस्ट ठहरते हैं, उनसे जो है
शुल्क लिया जाता है। लेकिन यहाँ देखने में ये आ रहा है कि जो विधायक मंत्री पद पर सुशोभित हो गए हैं, उन्हें जो है मंत्री की आवास आवंटित हो गई है, उसके बाद भी वो विधायक के आवास नहीं छोड़ रहे हैं, उन पर कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। और जो विधायक इनके चुनाव हार चुके हैं, वो भी जो है वहां पर कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। जब आपको जनादेश नहीं मिला या आप मंत्री पद पर सुशोभित हो गए हैं, तो आपको विधायक आवास से अपना कब्जा छोड़ना चाहिए। लेकिन सत्ता में आप हैं, इसीलिए जो है आपकी हेकड़ी चल रही है। और राज्य संपत्ति विभाग बार बार कह के थक चुका है, उसके बाद भी जो है विधायक आवास के जो है कमरे आप खाली नहीं कर रहे हैं। तो इससे घोर चिंताजनक बात और क्या हो सकती है। जब विधायक और मंत्री ही इस प्रकार की हरकत करेंगे, तो प्रदेश में अन्य लोगों के पास क्या संदेश जाएगा। इसीलिए जो है अपराधियों के भी हौसले बुलंद होते हैं। देखिए, ये विधानसभा की संपत्ति है, उसमें विधानसभा को निर्णय लेना। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिनेशपुर और कालीनगर की दुर्गा मंदिर में पहुंचकर देवी दुर्गा मां के समक्ष माथा टेका और संस्कृत कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर अजय भट्ट ने कहा कि हमारी सनातन धर्म की संस्कृति में मां दुर्गा का बहुत बड़ा महत्व है। मां दुर्गा देवी शक्तिदायिनी मां है। उन्होंने कहा कि हमारे उत्तराखंड में दिनेशपुर शक्ति फार्म क्षेत्र में दुर्गा माता की पूजा के अवसर पर पश्चिम बंगाल जैसा माहौल बन जाता है। जो भी कमेटी कहेगी वो हम करेंगे। कमेटी कुछ भी बोले वो हम करेंगे, क्योंकि माँ के लिए जितना भी किया जा सके वो कम है। सब तो कराने वाली माँ ही है। तो जैसा जैसा कमेटी का आदेश होगा उसमें हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कमेटी के अध्यक्ष संतोख नागपाल ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी 24 अक्टूबर को दशहरे मेले का आयोजन परेड ग्राउंड में किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शिरकत करेंगे। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक हमारा दशहरा महोत्सव पिछले 75 सालों से हमारी बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी मनाती आ रही है, जिसमें हमें हमारे संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय सेठ लक्ष्मण दास विरमानी जी का आशीर्वाद मिलता रहा है। अब उनके पुत्र श्री हरीश विरमानी जी का आशीर्वाद मिला है और ये प्रोग्राम हम करते आ रहे हैं। इस बार का प्रोग्राम बहुत भव्य होने जा रहा है। इस बार ऑल ओवर इंडिया सबसे टॉलेस्ट रावण हमारे देहरादून उत्तराखंड का है। ये एक इतिहास बनेगा और ऐतिहासिक दशहरा कहलाएगा यहाँ का। और हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास जो हमारे शोभा यात्रा निकलती है बड़े धूमधाम से निकलेगी। बाहर के बैंड भी बुलाए हुए हमने, नासिक ढोल भी है उसमें। और मुख्य आकर्षण हमारा राम लक्ष्मण की जोड़ी जो रावण दहन करती है, मुख्य आकर्षण उनका इस बार रहेगा यह। और जो इस बार लंबाई है और बहुत सी चीज़ें हमने इसमें अट्रैक्टिव करी हैं। इसमें एक 12 गोले आतिशबाजी के ऐसे लगेंगे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे मेयर, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और हमारे विधायक एक एक बटन करके दबाएंगे और उसका एक एक पार्ट उसमें वो बसता चला जाएगा। बहुत ज़बरदस्त इस बार का प्रोग्राम है। मेरे मीडिया भाई बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं। पूरा कॉर्पोरेट आपका मिल रहा है, आगे मिलेगा भी, ये मैं आश्वासन आपसे चाहूँगा। और जैसा अब और भीड़ भी इस बार बहुत ज़बरदस्त क्राउड रहेगा। शासन प्रशासन का मुझे सहयोग पहले भी मिलता आ रहा है। उम्मीद है इस बार भी पूरा सहयोग सबका मेरे साथ होगा। देहरादून के परेड ग्राउंड में रावण दहन की अनुमति को लेकर चल रहा संशय अब दूर हो गया है। जिलाधिकारी ने यहां रावण दहन के आदेश दे दिए हैं। दरअसल परेड ग्राउंड को स्मार्ट सिटी की ओर से खूबसूरत बनाया गया है। घास से लेकर अन्य सौंदर्यीकरण कार्यों में करीब 9 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी की ओर से यहां पर रावण का पुतला बनाकर दहन करने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन पहले ये कहा गया था कि रावण दहन होने से परेड ग्राउंड की खूबसूरती को नुकसान पहुंचेगा, जिसके बाद अब डीएम ने इसे मंजूरी दे दी है। वहीं इस मामले में राजपुर से विधायक खजान दास ने कहा कि परेड ग्राउंड के सौंदर्यीकरण को जो भी नुकसान पहुंचेगा उसकी भरपाई वह अपनी विधायक निधि से करेंगे। परेड ग्राउंड का सौंदर्यीकरण हुआ है और उसमें बहुत ही अच्छा घास भी लगी है और भी काफ़ी अच्छे काम हुए हैं। इसके लिए जिलाधिकारी ने कहा था कि इस घास जलेगी अगर दशहरा दहन आप करते हैं, क्योंकि कोरोना काल में भी
क्योंकि प्रथा को तो बनाए रखना हमारा दायित्व बनता है, जो पूर्वजों ने हमको विरासत के रूप में दी है, उसको बनाने के लिए मैं संतोष भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि कोरोना काल में भी दशहरे का दहन किया गया, दशहरे रावण का दहन हुआ है। और कुल मिलाकर के जिस तरह से जो है बन्नू स्कूल में उस समय किया गया था, किंतु उसके बाद फिर परेड ग्राउंड में ऐतिहासिक समय से ये चलता आ रहा है। और कुल मिलाकर के जिस तरह से जिलाधिकारी ने कहा कि इसमें घास जलेगी, ये आप नहीं कर सकते, तो हम लोग गए, माननीय मेयर साहब और दशहरा कमेटी के पदाधिकारी संतोष जी के नेतृत्व में गए और जिलाधिकारी से वार्तालाप किया कि मैंने कहा यदि अगर कोई नुकसान होता है तो हम लोग इसको बनवा देंगे, इसको ठीक कर देंगे, ये जिम्मेदारी आपको देते हैं। तब जाकर के उन्होंने अनुमति दी है और उसके तहत हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और इस बार का दशहरा ऐतिहासिक होगा, क्योंकि जहाँ तक रावण की जो लंबाई, मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ऊंचाइयों वाला रावण अभी हमारे अध्यक्ष जी संतोष नागपाल जी ने इसमें बहुत मेहनत की है। और आज भी उसकी सुरक्षा के लिए तमाम कमेटी के लोगों का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो समाचार आया है उसमें कहा गया है कि किसी भी तरह से इसकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं और तैयार रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रुद्रपुर में एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु गावा ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए कहा कि कार्यकारिणी में जमीन से जुड़े हुए कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि नई जिला कार्यकारिणी में पुराने और अनुभवी नेताओं के साथ साथ युवाओं को भी उनके काम के आधार पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई है। उन्होंने कहा कि नई जिला कार्यकारिणी के गठन से जिले में संगठन को मजबूती मिलेगी। आगामी निकाय और लोकसभा चुनाव में पार्टी का परचम लहराने में जिला कार्यकारिणी अहम भूमिका निभाएगी। आज इस कमेटी में 81 लोगों को जो है जिम्मेवारी दी है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे 10 लगभग वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं इसमें, और एक हमने बनाया है मीडिया प्रभारी। और अगर मैं उपाध्यक्षों की बात करूं तो उपाध्यक्ष हमने लगभग बनाए हैं इसमें लगभग 42। और उसके बाद हम आ जाते हैं महामंत्रियों में। महामंत्री में हमने बनाए हैं 10। और उसके बाद हम आ जाते हैं सचिव में। सचिव हमने बनाए हैं लगभग 18। तो टोटल 81 लोगों को हमने जिम्मेवारी ये दी है। और इसमें जाति समीकरण, किसानों को, व्यापारियों को, हर जाति वर्ग का सबका ध्यान करते हुए हर विधानसभा में बार बार सलाह करके हमने आज सूची जारी करी है। बीएलए कमेटियां तक बनने लग गई हैं, बूथ कमेटियों में हम वर्किंग करने लग गए हैं। नगर पंचायतों में अब तक हमारे यहाँ पे अध्यक्ष नहीं थे, नगर पंचायतों में हमने अध्यक्ष बना दिए हैं। न्याय पंचायतों की वर्किंग चल रही है। न्याय पंचायतों में भी अब कांग्रेस पार्टी हर विधानसभा को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करने जा रही है और उसका मंडलम का हमने नाम दिया है। 3-3 मंडलम बनेंगे कि कांग्रेस पार्टी ब्लॉक में भी मजबूत हो सके। तो मतलब बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने का काम पूरे जिले में चल रहा है। कमेटी के आज जिलाध्यक्ष सम्मानित हिमांशु गावा जी ने अपनी कार्यकारिणी घोषित की है, जिसमें जिले के काशीपुर से लेकर खटीमा तक सभी लोगों को उसमें भागीदारी दी है, सबको जिम्मेदारी दी है। और बहुत ऊर्जावान और बहुत कर्मठ और युवाओं को भी और वरिष्ठों को भी सबको स्थान दिया गया है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आज जिले के एक कार्यकारिणी घोषित हुई है और जिसमें सभी जातिगत सारे व्यापारी, किसान, मजदूर सभी को सम्मान देते हुए एक बहुत मजबूत कार्यकारिणी घोषित की है। निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में ये उधम सिंह नगर में कांग्रेस मजबूत होगी और निश्चित रूप से पार्टी यहाँ पर अब जीतने का काम करेगी। जहाँ जहाँ हमारे अभी 5 विधायक हैं, आने वाले समय में हमारे इसी कार्यकारिणी के बल पर 9 विधायक जीतने का काम। हल्द्वानी में आकृति सोसाइटी की ओर से बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने ही हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाली समिति पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दे पाई और उनको इस बारे में भी जानकारी ही नहीं थी कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व कैबिनेट मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे की नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से दावेदारी प्रस्तुत की गई थी, जिसके बाद पदाधिकारी आपस में ही उलझ गए। ऐसे में पदाधिकारी भी तीतर बीतर नजर आए
और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाने लगे। मीडिया के सवाल पूछने के बाद कई पदाधिकारी मौके से गायब हो गए। जब अलग अलग पदाधिकारियों से पूछा गया तो पता चला कि आकृति सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया कि उनको गुमराह करके यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकृति सोसाइटी के कुछ पदाधिकारियों की ओर से विधायक अरविंद पांडे की लोकसभा दावेदारी को लेकर रणनीति बनाई गई थी, जबकि समिति की उपाध्यक्ष ममता बिष्ट का कहना है कि वह कट्टर कांग्रेसी है, वे बीजेपी को किसी भी कीमत पर सपोर्ट नहीं कर सकती। ऐसे में समिति के ही कुछ लोगों ने यह बकेड़ा खड़ा करा है। बिल्कुल, मैं कट्टर मिसेस ममता बिष्ट आकृति सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी प्रेसिडेंट है कुसुम डिगारी, वो यहाँ पे नहीं आई है और मुझे बोल दिया गया था कि हम सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और मेरे पास जो मैसेज आया हुआ है वो ये आया हुआ है कि सभी सम्मानित सदस्यों को सादर प्रणाम। ये हर्षवर्धन जी हमारे प्रचार मंत्री हैं जो आकृति सोसाइटी के, उन्होंने लिखा है। निवेदन इस प्रकार है कि कल दिनांक 21/10/2023 को प्रातः 11:30 पर आकृति सोसाइटी जस्ट फार्म हल्द्वानी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई लॉजिक नहीं लिखा था उसके पीछे, क्योंकि हम एक सोशल वर्कर हैं, हम कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं उठाना चाहते हैं। और मैं हूं कट्टर कांग्रेसी। मेरे फादर 15 इयर्स ब्लॉक प्रमुख रहे हैं द्वाराहाट के। अभी मेरा कजन वहाँ पर ब्लॉक प्रमुख है, दीपक किरौला, एंड मेरे हस्बैंड जिला पंचायत अध्यक्ष हैं पिथौरागढ़, और हम प्योर कांग्रेसी हैं। तो मैं बीजेपी को सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर सकती। और हमारी सोसाइटी जो है वो बिल्कुल भी पॉलिटिकल मुद्दे पर काम नहीं करेगी। हमको अंधेरे पर रख के ही बुलाया गया है। मैडम वही कहीं ना कहीं जो राजनीतिक मुद्दे को लेकर यहाँ पर बात करी जा रही थी कि अरविंद पांडे जी को इलेक्शन के लेकर बात की जाए, क्या आकृति सोसाइटी आगे काम करेगी कि जिस हिसाब से यहाँ पर बात करी जा रही थी कि आकृति सोसाइटी यहाँ पे फ्रंट पेज पर हुई थी? आकृति सोसाइटी बिल्कुल बीजेपी के लिए काम नहीं करेगी। हम एक सोशल वर्कर हैं और सोशल वर्क की तरह ही काम करेंगे। फॉर फ्यूचर भी उन्हीं के लिए काम करेंगे। हम सीनियर सिटीजन के लिए वर्क करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, गरीब बच्चों के लिए, उन्हीं के लिए काम करेंगे। तो बहकावा किसने करा मैडम की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? ये तो मेरे अध्यक्ष जी का मैसेज आया, मैंने दिखा दिया अभी। तो हम यहाँ पे आए। अदर बुलाई किसने? मैं हमारे अध्यक्ष ने बुलाई है, कुसुम डिगारी ने, तो इसीलिए हम आए हैं। थैंक यू सो मच। प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता हूँ। ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, इसका जो आकृति सोसाइटी का मूल उद्देश्य था वो था कि जो हमारे उत्तराखंड के विधायक आदरणीय अरविंद पांडे जी हैं, जो पूर्व में शिक्षा मंत्री थे, उनके द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया गया था उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको मंत्री पद पे पुनः ताजपोशी देने के लिए ये कार्य किया गया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो भी चर्चा हुई है उसमें सांसद का नाम आया या सांसद की दावेदारी आई, उसमें आकृति सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है। ये एक संस्था जो है सामाजिक संस्था है, सामाजिक कार्य करती है, जिसमें शिक्षा का योगदान ज्यादा रहता है, इसलिए ये कार्य। लोगों ने बुलाई थी, क्यों बुलाई है फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, ये आकृति सोसाइटी ने ही बुलाई थी। इसने अरविंद पांडे जी के शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए उनको आगे बढ़ाने की बात रखी गई। वही कहीं ना कहीं आकृति सोसाइटी को गुमराह करके बुलाई गई थी। अब देखिए, ऐसा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मेरे तरफ जो सूचना थी, जिस तरीके से मुझे बताया गया था, उस पर मैंने अपनी बात रख दी है। किच्चा तहसील के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में लोगों का आरोप है कि कॉलोनाइजर की ओर से नियम कानून को ठेंगा दिखाकर अवैध रूप से प्लांटिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काटकर सुविधाओं के नाम पर आम जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कॉलोनाइजर की ओर से प्लांटिंग करने के बाद लाखों रुपए की वसूली कर कॉलोनी वासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। इस दौरान उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। जो डेवलपमेंट के नाम पर जो कॉलोनाइजर काट रहे हैं वो अप्रूव्ड नहीं है। बहुत कम कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो रेरा से अप्रूव्ड हैं, और इतना डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है वहाँ। सड़कें हैं नहीं, पानी की योजना है नहीं, बिजली है नहीं, सारे लोग परेशान हैं। मैं बरसातों के दिनों में यहाँ देखो तो सारा दिन कॉलोनियों के लोग आते थे। अभी मैंने गांव का दौरा कर रहा हूँ, अभी मैंने 40% भी नहीं किया है, दोबारा से शुरू किया है। पिछली बार साल पूरा एक गांव घूमा था, अब दोबारा घूम रहा हूँ। तो सब जगह पे कॉलोनियाँ कटी हुई हैं और लोग जो है रोते हैं, साहब सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। तो विधायक या कोई कहाँ से लेके आएगा? तो ये इन कॉलोनियों के मामले को लेकर मैं गंभीर हूँ। मैं जिला प्रशासन से बातचीत करूँगा, कॉलोनाइजर के खिलाफ सख्ती करे सरकार, जिला प्रशासन। और अगर जिला प्रशासन नहीं सुनेगा, सरकार नहीं सुनेगी, तो मैं हाई कोर्ट के अंदर जनहित याचिका प्रस्तुत करूँगा और जनहित याचिका के माध्यम से यहाँ के एसडीएम को और रुद्रपुर के एसडीएम को, दोनों को कोर्ट के अंदर आना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा कि आखिर अनडेवलपमेंट के बगैर अप्रूव्ड कॉलोनियाँ कैसे कटी
कैसे ये जमीनों की खरीद फरोख्त हो। तो मेरे साथ उत्तराखंड की तमाम और अहम खबरों में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।